वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। हम लोग इस लेक्चर में जीन रेगुलेशन और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए, हम लोग सबसे पहले इसको पढ़ते हैं जीन रेगुलेशन। जीन रेगुलेशन में देखिए, हम लोग हमारा जो जीन का रेगुलेशन होता है वो 2 स्टेप पे हो सकता है, 2 जगह। मतलब प्रोकैरियोट में कैसा होता है, तो इन प्रोकैरियोट और इन यूकैरियोट्स, ठीक है, इन प्रोकैरियोट एंड इन यूकैरियोट। प्रोकैरियोट में जीन रेगुलेशन होता है एट ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन लेवल। क्योंकि आपको पता है, ये चीज़ समझना। आप देखिए, प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन जब इनिशिएट हो रहा होता है उसी दौरान जीन का रेगुलेशन, क्योंकि भाई देखिए प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन साइटोसॉल में हो रहा है, ट्रांसलेशन भी मतलब हर एक चीज़ साइटोसॉल में हो रही है, इसलिए वहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आती। तो जीन रेगुलेशन ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन लेवल पे ही होता है, वहाँ पे प्रोसेसिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए जीन रेगुलेशन ट्रांसक्रिप्शन जब हो रहा होता है, इनिशिएट हुआ रहता है, तभी शुरू हो जाता है, ठीक है ना। यूकैरियोट में ये कई जगहों पे होता है। एक तो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे होता है, ठीक है ना, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे होता है। दूसरा होता है ये प्रोसेसिंग लेवल पे, ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या आता है, प्रोसेसिंग, जैसे स्प्लाइसिंग लेवल पे होता है ये, ठीक है, स्प्लाइसिंग लेवल पे। तीसरा ये होता है ट्रांसपोर्ट लेवल पे। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोसॉल। और चौथा होता है ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन, मतलब ट्रांसलेशन लेवल पे। कहाँ होता है, मतलब यूकैरियोट में ट्रांसलेशन, यूकैरियोट में ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाती है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझना है। प्रोकैरियोट में ये ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन लेवल, ट्रांसक्रिप्शन लेवल, प्रोसेसिंग, और यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्ट और ट्रांसलेशन लेवल पे होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स। अब हम लोग देख लेते हैं जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट। एक प्रोकैरियोट ई कोलाई में जीन रेगुलेशन का एक मॉडल दिया हुआ है, ओपेरॉन मॉडल, उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। तो चलिए कुछ चीज़ें हम पहले आपको बता दें कि जो जीन होता है, जी ओपेरॉन मॉडल को हम लोग पढ़ते हैं। ओपेरॉन मॉडल क्या है, व्हाट इज द ओपेरॉन। ओपेरॉन इज द यूनिट ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ये जीन एक्सप्रेशन की यूनिट होती है, ठीक है ना, जीन एक्सप्रेशन की यूनिट होती है ओपेरॉन। देखिए, जीन दो तरीके के होते हैं, हमारी बॉडी में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में जीन 2 तरीके के हैं। एक होता है जिसको हम हाउस कीपिंग जीन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाउस कीपिंग। और दूसरा होता है रेगुलेटरी। भाई देखिए, हाउस कीपिंग जीन का मतलब ये होता है ऐसे जीन जिसके रेगुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। दे आर ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इनसाइड द सेल और इनसाइड द बॉडी। मतलब जिनको आप रेगुलेट नहीं कर सकते। जैसे हमें अब मैं इस टाइम बोल रही हूँ तो मेरी बॉडी में एनर्जी की ज़रूरत है, बोल रही हूँ, खा रही हूँ, सो रही हूँ, पढ़ रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, तो मुझे एटीपी चाहिए ही चाहिए। और एटीपी कहाँ से आएगा, सेलुलर मेटाबॉलिज्म से, सेलुलर रेस्पायरेशन से। तो मतलब जो ग्लाइकोलिसिस है या सेलुलर रेस्पायरेशन है, उनको कंट्रोल करने वाले जीन हमारी बॉडी में हमेशा एक्सप्रेस होते हैं। उनको ऐसा नहीं कि भाई उनको कभी आपने स्विच ऑन कर दिया, कभी ऑफ कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। दे आर ऑलवेज एक्सप्रेस इनसाइड द सेल या इनसाइड द बॉडी। देयर एक्सप्रेशन इज कॉन्स्टिट्यूटिव, मतलब दे आर कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस इनसाइड द सेल। तो ऐसे जीन जिनकी हमेशा ज़रूरत है, दे आर ऑलवेज एक्सप्रेस्ड, उसको हम कहते हैं हाउस कीपिंग जीन। लेकिन देयर आर सो मेनी जीन्स जिनके रेगुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। उनको कभी रेगुलेट करने, कभी उनकी ज़रूरत है, कभी उनकी ज़रूरत नहीं है, तो उसको हम लोग कहते हैं रेगुलेटरी जीन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स। तो रेगुलेटरी जीन को रेगुलेट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं रेगुलेटरी जीन क्या होता है। रेगुलेटरी जीन को हम लोग आई से एक्सप्रेस करते हैं। किससे एक्सप्रेस करते हैं, आई से। ओके, बस इतना समझने की, छोटे छोटे पॉइंट्स आप समझने की कोशिश करेंगे ना, तो ये बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको। रेगुलेटरी जीन को हमने आई से एक्सप्रेस कर दिया। रेगुलेटरी जीन रेगुलेटरी प्रोटीन बनाता है, रेगुलेटरी प्रोटीन्स बनाता है, ठीक है। ये रेगुलेटरी प्रोटीन 2 तरीके की होती हैं। ये एक्टिवेटर हो सकते हैं, ठीक है ना, और ये रिप्रेशर हो सकते हैं। एक्टिवेटर हो सकते हैं और ये रिप्रेशर हो सकते हैं, 2 है। एक्टिवेटर और रिप्रेसर।
एक्टिवेटर हमेशा और हमेशा प्रमोटर से बाइंड करेंगे। किससे बाइंड करते हैं? बाइंड्स विद प्रमोटर, बाइंड्स विद प्रमोटर। अभी हम लोग इसके बारे में समझेंगे। रिप्रेसर हमेशा ऑपरेटर से बाइंड करते हैं, रिप्रेसर हमेशा ऑपरेटर से बाइंड करते हैं। दो चीज़, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है रिप्रेसर और ऑपरेटर के बारे में। रेगुलेटरी जीन रेगुलेटरी प्रोटीन बनाएंगे। प्रोटीन दो तरीके के होते हैं, एक्टिवेटर और रिप्रेसर। और अब हम लोग देखेंगे एक्टिवेटर का रोल पॉजिटिव रेगुलेशन में है, ठीक है, क्योंकि जीन रेगुलेशन दो तरीके का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, जबकि रिप्रेसर का रोल नेगेटिव रेगुलेशन में है। इतना पॉइंट तो आपको क्लियर होना ही चाहिए। अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज अ ओपेरॉन। ओपेरॉन क्या है? ओपेरॉन इज द यूनिट ऑफ जीन एक्सप्रेशन। एक ओपेरॉन में, ओपेरॉन को दिया था जैकब एंड मोनॉड, दो साइंटिस्ट थे, जैकब और मोनॉड, ठीक है ना, इन लोगों ने ओपेरॉन मॉडल दिया था। ओपेरॉन इज द यूनिट ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अब आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि एक ओपेरॉन के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो पहली चीज़ देखिए, कंपोनेंट में ये हमने बना दिया, हमारा डीएनए हो गया, रेगुलेटरी जीन, प्रमोटर, ऑपरेटर एंड स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। ये चार कंपोनेंट हैं आपके ओपेरॉन के, रेगुलेटरी जीन, प्रमोटर, ऑपरेटर एंड स्ट्रक्चरल जीन। नोट करते रहना है, रेगुलेटरी जीन, प्रमोटर, ऑपरेटर, स्ट्रक्चरल जीन। रेगुलेटरी जीन रेगुलेटरी प्रोटीन बनाएगा, ये तो आपको पता है। एक्टिवेटर प्रमोटर से बाइंड करता है, रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड करता है। ऑपरेटर और प्रमोटर के जस्ट पास में ही होता है। समटाइम्स ऑपरेटर आर प्रेजेंट विद इन द प्रमोटर, प्रमोटर के अंदर भी होता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली ऑपरेटर प्रमोटर के पास में होता है। आर यू गेटिंग द थिंग्स, ठीक है ना। स्ट्रक्चरल जीन, जिनके जीन को कंट्रोल करना होता है, उसको हम स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं। एक और चीज़ याद रखना, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन प्रमोटर से आरएनए पॉलीमरेज, मतलब आरएनए पॉलीमरेज भी बाइंड करता है। तो थिंग्स आर क्लियर नाउ कि ये क्या क्या है। प्रमोटर से एक्टिवेटर बाइंड कर सकता है और आरएनए पॉलीमरेज भी प्रमोटर से ही बाइंड करता है। भाई ट्रांसक्रिप्शन शुरू करना है तो प्रमोटर से तो बाइंड करेगा। इसके अलावा ऑपरेटर से रिप्रेसर बाइंड करता है। अगर मेरी बात को ध्यान से सुनना है, अगर रिप्रेसर ने ऑपरेटर से बाइंड कर लिया, अगर रिप्रेसर ने ऑपरेटर से बाइंड कर लिया तो ये स्पेस इतना घेर लेगा कि आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से बाइंड नहीं कर पाएगा और इस कंडीशन में ट्रांसक्रिप्शन हो नहीं पाएगा। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम ऑफ हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर रिप्रेसर ने ऑपरेटर से बाइंड कर लिया तो पॉलीमरेज प्रमोटर से बाइंड नहीं कर पाएगा और ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा और सिस्टम ऑफ हो जाएगा। ये सारी बात आपको समझनी है। आइए चलिए हम लोग अब डिस्कस करते हैं लैक ओपेरॉन के बारे में। क्या डिस्कस करते हैं? लैक ओपेरॉन, ठीक है ना। इससे पहले हाँ, एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, ओपेरॉन एक्चुअली दो तरीके के होते हैं। ओपेरॉन दो तरीके के होते हैं, एक होता है इंड्यूसिबल ओपेरॉन और दूसरा होता है रिप्रेसिबल ओपेरॉन, ठीक है ना। रिप्रेसिबल ओपेरॉन, इंड्यूसिबल ओपेरॉन में रिप्रेसर एक्टिव फॉर्म में सिंथेसाइज होता है, जबकि रिप्रेसिबल ओपेरॉन में रिप्रेसर इनएक्टिव होता है। इतनी बातें तो समझ में आ रही है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आ जाएगा। इंड्यूसिबल ओपेरॉन में रिप्रेसर एक्टिव होता है, रिप्रेसिबल में ये इनएक्टिव होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स, ठीक है। अब हम ये समझेंगे यहाँ पे चीज़ को कैसे समझना है, वो ध्यान देना है आपको कि चलिए देखिए इंड्यूसिबल, अब हम ये समझते हैं लैक ओपेरॉन। पहली चीज़ तो लैक, हमारे सिलेबस में हमें पॉजिटिव रेगुलेशन पढ़ना ही नहीं है, मतलब हमें एक्टिवेटर का रोल नहीं पढ़ना है, हमें नेगेटिव रेगुलेशन पढ़ना है। मतलब रोल किसका है? रिप्रेसर का। रोल किसका है? रिप्रेसर का। तो लैक ओपेरॉन इज द इंड्यूसिबल ओपेरॉन। ये क्या है? इंड्यूसिबल ओपेरॉन का केस है। दूसरी चीज़ ये नेगेटिव रेगुलेशन का केस है। तो हमें पहली चीज़, दो चीज़ तो हमें समझ में आ गई, ये इंड्यूसिबल ओपेरॉन है और नेगेटिव रेगुलेशन। बताइए यहाँ पे रिप्रेसर कैसा होगा? एक्टिव होगा। रिप्रेसर कैसा होगा? एक्टिव होगा, ठीक है ना। आर यू गेटिंग द थिंग्स, ठीक है। इसके बाद क्या है? लैक फॉर लैक्टोज, लैक फॉर लैक्टोज, और लैक्टोज एक्ट एज इंड्यूसर,
लैक्टोज किसकी तरह एक्ट करता है, इंड्यूसर है एक, और इंड्यूसर बाइंड्स विद रिप्रेसर। इंड्यूसर रिप्रेसर, देखिए रिप्रेसर तो ऑपरेटर से बाइंड करता है, लेकिन इंड्यूसर रिप्रेसर से बाइंड करता है। चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो आसान है, ठीक है ना। इससे आसान तरीका नहीं है समझाने का, तो आपको बस ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। इसके अलावा याद रखना आप लैक्टोज या एलोलैक्टोज, लैक्टोज या आप याद रखना एलोलैक्टोज भी एक टर्म आता है, ठीक है ना, तो वो हम अभी बाद में आपको बताएंगे। अब लैक ओपेरॉन में 3 स्ट्रक्चरल जीन हैं, 3 स्ट्रक्चरल जीन है। लैक्टोज, देखिए लैक ओपेरॉन में 3 स्ट्रक्चरल जीन है। पहला जीन है Z, दूसरा है Y और तीसरा है A। Z जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम प्रोड्यूस करता है, Y जीन परमिएज एंजाइम प्रोड्यूस करता है, और A ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम प्रोड्यूस करता है। ट्रांस एसिटाइलेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है, ये लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में चेंज करता है, मतलब उसके बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ता है, लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में चेंज करता है, ठीक है। परमिएज क्या करता है, ये लैक्टोज को मीडियम से सेल के अंदर लेके आता है, ठीक है ना, लैक्टोज को इनसाइड सेल लेके आता है, याद रखना इनसाइड सेल, और ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब ये कोई भी किसी भी तरीके की इम्प्योरिटी है या टॉक्सिक सब्सटेंस है तो उसको डिटॉक्सिफाई करता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? ओके, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ें समझ में आ गई। अब देखिए 2 कंडीशन है हमारे पास, 2 कंडीशन है। एक कंडीशन ये है कि जब ई कोलाई को लैक्टोज मिलेगा और जब ई कोलाई को लैक्टोज नहीं मिलेगा तब क्या है, जब मीडियम में इंड्यूसर लैक्टोज है तो क्या होगा, और जब मीडियम में देखिए लैक्टोज क्या है, ई कोलाई का फूड है, ई कोलाई का फूड है भाई, ई कोलाई पे ही वो फीड करता है, ठीक है ना, मतलब लैक्टोज उसका एक शुगर सोर्स हो गया। तो एक बात बताइए कि जब लैक्टोज होगा तो सिस्टम ऑन होगा, यही तो हमें पता है ना कि लैक्टोज है तभी तो लैक्टोज का यूज़ हो पाएगा, तो सिस्टम ऑन होगा। सिस्टम ऑन का मतलब ये पूरी की पूरी प्रोसेस होगी, लैक्टोज टूटेगा, सेल से बाहर मीडियम से सेल के अंदर जाएगा, ये सारी चीज़ें। और जब लैक्टोज नहीं होगा, जब लैक्टोज नहीं होगा तो सिस्टम ऑफ होगा, यही तो है ना। तो देखिए कैसे होता है, जब लैक्टोज सेल के अंदर प्रेजेंट है तो क्या होगा, मीडियम में है तो क्या होगा। अब हमने यहाँ जान लिया है कि हमारे पास ये हमारा जो ओपेरॉन है उसमें क्या क्या है, रेगुलेटरी जीन जिसको हमने आई से डिनोट किया, प्रमोटर है, ऑपरेटर है, ZYA 3 जीन है, यही है ना। अब हमें पता है कि देखिए लैक्टोज अगर बाहर है तो इसका थोड़ा बहुत अमाउंट, लैक्टोज का थोड़ा बहुत अमाउंट सेल के अंदर है, सेल के अंदर प्रेजेंट है लैक्टोज का थोड़ा बहुत अमाउंट। तो लैक्टोज क्या है, ये इंड्यूसर है ना, दिस इज द इंड्यूसर। अब क्या होगा बताइए, रेगुलेटरी जीन क्या रिलीज करेगा, रिप्रेसर बनाएगा ना, रिप्रेसर रेगुलेटरी mRNA बनाएगा, लैक आई, इसको हम लैक आई कह सकते हैं, तो लैक mRNA बनाएगा रेगुलेटरी जीन। चलिए इसको हम ऐसे कर दे रहे हैं, ये है लैक आई, ठीक है, ये लैक mRNA बनाया जैसे आपके बुक में दिया है, फिर ये लैक प्रोटीन बनाया, मतलब प्रोटीन क्या होगी, रिप्रेसर। बताइए रिप्रेसर एक्टिव फॉर्म में सिंथेसाइज होगा कि इनएक्टिव, तो एक्टिव फॉर्म में सिंथेसाइज होता है। अब इंड्यूसर इस रिप्रेसर से बाइंड करके इसको इनएक्टिव बना देता है। इंड्यूसर क्या करता है, रिप्रेसर से, हमने बताया था इंड्यूसर किससे बाइंड करता है, रिप्रेसर से। तो जब इंड्यूसर रिप्रेसर से बाइंड करेगा तो इसको इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। जब ये इसको इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा तो अब रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा, रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा तो प्रमोटर से कौन बाइंड कर लेगा, RNA पॉलीमरेज, और ट्रांसक्रिप्शन ऑन हो जाएगा। जब ट्रांसक्रिप्शन ऑन होगा तो क्या होगा, Z जीन का प्रोडक्ट बनेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y जीन का प्रोडक्ट बनेगा परमिएज, तो परमिएज लैक्टोज को बाहर से अंदर लेके जाएगा और
जेड जीन का जो प्रोडक्ट है बीटा गैलेक्टोसाइडेज वो लैक्टोज को तोड़ेगा, ठीक है, और ए डिटॉक्सिफिकेशन करेगा। तो ये है पूरा का पूरा, जब लैक्टोज है तो ट्रांसक्रिप्शन ऑन होगा, मतलब इंड्यूसर की प्रेजेंस में। अगर मान लीजिए इंड्यूसर नहीं है तो क्या हुआ, जब इंड्यूसर नहीं है तो सिंपल ऐसे सोचिए ना, ये इंड्यूसर नहीं है तो रिप्रेसर एक्टिव फॉर्म में सिंथेसाइज हुआ है, इंड्यूसर नहीं है यहाँ पे, और रिप्रेसर जाके ऑपरेटर से बाइंड कर जाएगा। जब रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड कर जाएगा तो हमने कहा था अगर रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड कर गया तो आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से बाइंड नहीं कर पाएगा, और अब ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा। तो ज़रूरत भी नहीं है ट्रांसक्रिप्शन की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मीडियम में लैक्टोज नहीं है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द, वी कैन से, आपको जितने पॉइंट्स हमने बताए यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ सकते। दिस इज़ हाउ कि किस तरीके से ये ओपेरॉन वर्क करता है। ओके तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं आने हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द जीन रेगुलेशन। अब हम लोग एक और चीज़ पढ़ लेते हैं। हम लोग एक और चीज़ ये पढ़ते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। हमारे सिलेबस देखिए, लैक ओपेरॉन का पॉजिटिव रेगुलेशन भी है लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो पॉजिटिव रेगुलेशन में एक्टिवेटर का रोल आता है, नेगेटिव रेगुलेशन में रिप्रेसर का रोल होता है। इस वीडियो को, मतलब इस पॉइंट, इस पर्टिकुलर टॉपिक को जितना मैंने अभी बताया है उसको आप 1 से 2 बार देखेंगे, समझ में आ जाएगा। अब हम लोग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात करते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो 1 मिनट, वेरी गुड। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आपको ऐसे समझना है कि देखिए जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, ओके, ये एक मेगा प्रोजेक्ट था, 13 ईयर मेगा प्रोजेक्ट, ठीक है ना। ये शुरू हुआ था 1990 में और ख़त्म हुआ 2003 में, लेकिन 2006 में, मतलब ये 3 ईयर लेट था। 13 ईयर का मेगा प्रोजेक्ट था, बनाया गया था कि 13 साल में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये लास्ट में ख़त्म हुआ 2006 में, क्योंकि 2006 में सबसे पहला, देखिए मैं भी इस चीज़ों को बता दूं कि इस पूरा का पूरा प्रोजेक्ट का जो गोल था यही था कि ह्यूमन के जीनोम की सिक्वेंसिंग करना, ठीक है, ह्यूमन के जीनोम की सिक्वेंसिंग करना, मतलब सिक्वेंसिंग का मतलब उसके जीनोम के हर एक न्यूक्लियोटाइड, हर एक जीन के बारे में पता करना और हर एक क्रोमोसोम की सिक्वेंसिंग करना। तो इसका पहली बात तो ये है कि ये प्रोजेक्ट जो है, ठीक है, 13 ईयर मेगा प्रोजेक्ट था। इसका जो है क्या था, मतलब हम कह सकते हैं कि इसको कोऑपरेट या कोऑर्डिनेट किया था। पहली चीज़ आपको यहाँ से ध्यान देना है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड एनआईएच मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। इसके बाद वेलकम ट्रस्ट ऑफ यूके इसके मेजर पार्टनर थे, ठीक है। चाइना, जर्मनी, फ्रांस, जापान, इन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो ये पहली चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए। इसका गोल क्या क्या है? इसका गोल यही है, पहली चीज़ इसके गोल में हम लोग देखते हैं कि भाई देखिए ह्यूमन के जीनोम का मतलब हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ डीएनए, और अगर हम ह्यूमन के डिप्लॉइड कंटेंट की बात करते हैं तो 6.6 × 10⁹ बेस पेयर होता है, ये डिप्लॉयड है। लेकिन हैप्लॉइड क्या है, 3.3 × 10⁻9 बेस पेयर। इसका गोल ये था कि इन सारे बेस पेयर्स को, ठीक है ना, कि सीक्वेंसिंग करें, और एक बेस पेयर मतलब ये अप्रॉक्सीमेटली कितना हो गया, 3 बिलियन बेसेस, ठीक है ना, 3 बिलियन बेस पेयर्स। और एक बेस पेयर का कॉस्ट, मतलब एक बेस पेयर की सीक्वेंसिंग की जो कॉस्ट थी वो थी $3। तो इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना हो गया, 9 बिलियन। कितना हो गया, 9 बिलियन $। आर यू गेटिंग दिस, 9 बिलियन $। ठीक है। अब देखते हैं कि ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का गोल क्या था। गोल में हम लोग यही पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब कभी कभी आपसे पूछता है कि ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है
इसके क्लोजली रिलेटेड कौन सी ब्रांच है, तो दैट इज़ द बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स इससे क्लोजली रिलेटेड ब्रांच है, ठीक है ना। क्योंकि इसका गोल ये था, इस प्रोजेक्ट का गोल ये था, मेरी बात को ध्यान समझना, इन्होंने कहा था कि पर जो इस प्रोजेक्ट में अगर हम इतने बेसिस की सीक्वेंसिंग करेंगे तो लगभग ध्यान समझना है आपको, एक आएगी, अगर हम लोगों के पास ऐसे 3300 बुक्स बनेंगी इसके सारे के सारे इंफॉर्मेशन को बनाने के लिए, स्टोर करने के लिए 3300 बुक्स बनेंगी ऐसी। लेट मी चेक वंस, थोड़ा सा मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो रही हूँ कि अगर ह्यूमन, हाँ 3300 बुक्स बनेंगी, और ऐसे अगर एक बुक में 1000 पेजेस होंगे, ठीक है ना, 1000 पेजेस होंगे, और एक पेज पे 1000 लेटर्स होंगे, 1000 लेटर्स होंगे। ये था इन लोगों का एक एस्टिमेट। बात समझ में आ रही है? तो अब देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे इसका गोल ये था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का कि अप्रॉक्सीमेटली 20 के मतलब 20 से 25 हज़ार जीन को एस्टिमेट करना, ठीक है, उसकी सीक्वेंसिंग करना। दूसरा इनका गोल ये था, ठीक है, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहे हैं उनको स्टोर करना, तो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना। तीसरा ये था, ठीक है, तीसरा ये था कि उन इन्फॉर्मेशन को अदर सेक्टर लाइक इंडस्ट्रीज़ में भेजना। और चौथा था ELSI का मतलब एड्रेस करना जो भी एथिकल लीगल सोशल इशू है। एथिकल लीगल सोशल इशू का मतलब ये है कि देखिए, आप कोई भी काम करने जाते हो तो वहाँ पे लोग जो है प्रॉब्लम क्रिएट करने, दंगे वंगे करने लगते हैं। तो ELSI का मतलब ये है कि कुछ ऐसा ग्रुप भी बनाया जाएगा जो इथिकल, लीगल और सोशल इश्यूज़ को मैनेज करेंगे। तो इसका फुल फॉर्म एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो ये इसके गोल थे। इसके गोल क्या थे कि 20 से 25 जीन्स को जो है वो डिटरमाइन करना, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना, 3 बिलियन बेसिस की सीक्वेंसिंग करना, ELSI को एड्रेस करना, ठीक है, ये सारी। अब हमने जितना बताया वो आपको याद होना चाहिए। इसमें किसने कोऑपरेट किया था? वेलकम ट्रस्ट ऑफ UK। कोऑर्डिनेट किसने किया था इसको? आपका था ये US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। इसके अलावा आपका था ये दैट इज़ द NIH, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। 13 ईयर मेगा प्रोजेक्ट था। अब कभी कभी आपसे पूछता है कि कुछ ऐसे नॉन ह्यूमन हैं भाई, उनके जीनोम की भी सीक्वेंसिंग हुई है। तो मतलब ह्यूमन के साथ साथ ऐसे कौन से नॉन ह्यूमन हैं जिनकी सीक्वेंसिंग हुई है, जिनके जीनोम की सीक्वेंसिंग हुई है। तो समटाइम्स ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है कि जो नॉन ह्यूमन है, ऐसे कौन से नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म हैं। तो नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में कौन कौन है? पहला तो ये है, ध्यान से समझना आपका, बैक्टीरिया है, ईस्ट है, ठीक है ना, ठीक है, बैक्टीरिया है, ईस्ट है, सी एलिगेंस है, ठीक है, ड्रोसोफिला है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। सी एलिगेंस के बारे में बताया मैंने, ये एक निमेटोड है, फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक निमेटोड है, लिख लेना इसको, फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक निमेटोड है। ड्रोसोफिला मतलब फ्रूट फ्लाई। इसके अलावा प्लांट्स में भी राइस है, ठीक है, और एराब्डोप्सिस है, एराब्डोप्सिस, ठीक है। बैक्टीरिया, ईस्ट, सी एलिगेंस, ओके, ड्रोसोफिला, और प्लांट में ये नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए मेथडोलॉजी क्या कहता है? मेथडोलॉजी में ये आता है बच्चों, ध्यान से समझना इसको, कौन कौन से मेथड यूज़ किए गए थे सीक्वेंसिंग के दौरान। तो यहाँ पे दो मेथड थे। एक था ETS, एक्सप्रेस ESTS, ठीक है ना, ESTS, और दूसरा था सीक्वेंस एनोटेशन,
सीक्वेंस एनोटेशन। समझना, ये दो अप्रोच थे यहाँ पे। कुछ साइंटिस्ट का ग्रुप था कि उन्होंने कहा कि जो केवल कोडिंग सीक्वेंसेस हैं, मतलब जो कोडिंग पार्ट हैं, केवल उनकी सीक्वेंसिंग करी जाएगी। ठीक है, तो उसको मतलब जो जीन में एक्सप्रेस होते हैं, जो कोडिंग पार्ट होते हैं, केवल उनको उनकी सीक्वेंस। तो यहाँ पे किसकी सीक्वेंसिंग हुई? केवल कोडिंग की। इन्होंने कहा नहीं, दिस इज़ द ब्लाइंड अप्रोच एंड फॉलोड अप्रोच। ब्लाइंड अप्रोच का मतलब ये था कि नहीं, ऐसा है कि जितने भी कोडिंग एज वेल एज नॉन कोडिंग कुछ भी हो, कोडिंग प्लस नॉन कोडिंग, सबकी सीक्वेंसिंग होगी, सबकी सीक्वेंसिंग होगी। तो ये फॉलोड अप्रोच था। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग ये कहता है कि केवल कोडिंग की सीक्वेंसिंग होगी वहाँ पे, और सीक्वेंस अनोटेशन में कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों की सीक्वेंसिंग की गई। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे कुछ वेक्टर पूछे जाते हैं कि कौन से वेक्टर यूज़ किए गए थे। तो वेक्टर दो हैं, BAC और YAC। BAC का मतलब है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और YAC का मतलब है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। आर यू गेटिंग दिस? चलिए, इसके बाद कौन सा सीक्वेंसर यूज़ किया गया था? तो सीक्वेंसर कौन सा? सीक्वेंसिंग के दौरान ऑटोमेटेड DNA सीक्वेंसर यूज़ किया गया था। ऑटोमेटेड DNA सीक्वेंसर यूज़ किया गया था और इसको डेवलप किया था फ्रेडरिक सैंगर। सैंगर के बारे में आपने नाम सुना होगा। सैंगर को प्रोटीन में अमाइनो एसिड की सीक्वेंसिंग का भी क्रेडिट मिला है। ठीक है ना? तो सैंगर ने ऑटोमेटेड DNA सीक्वेंसर भी डेवलप किया है और उन्होंने अमाइनो एसिड की सीक्वेंसिंग इनसाइड प्रोटीन में अमाइनो एसिड की सीक्वेंसिंग का भी क्रेडिट किसको दिया जाता है? सैंगर को। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, इसके सारे के सारे जो है आपको गोल समझ में आ गए होंगे। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब आपको ये है कि ये जो प्रोजेक्ट था ये कब कंप्लीट हुआ? 2006 में। लास्ट क्रोमोसोम, देखिए लास्ट क्रोमोसोम जो सीक्वेंस, जो लास्ट क्रोमोसोम था वो था क्रोमोसोम नंबर 1। क्रोमोसोम नंबर 1 वाज द लास्ट क्रोमोसोम जिसकी सीक्वेंसिंग की गई थी। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? और जो सबसे मैक्सिमम जीन थे, मैक्सिमम जीन वो थे क्रोमोसोम नंबर 1 पे। ठीक है, लीस्ट जीन वो थे क्रोमोसोम नंबर Y पे। सबसे ज़्यादा जीन, 1 मिनट प्लीज़, 1 मिनट। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो देखिए मैं क्या पढ़ा रही थी। हाँ, जो सबसे ज़्यादा जीन थे वो थे क्रोमोसोम नंबर 1 पे। ठीक है, और जीन के नंबर थे शायद 2968 और सबसे कम जीन थे क्रोमोसोम नंबर Y पे और इसके नंबर थे 231। ये आपको याद करना पड़ेगा। तो क्रोमोसोम नंबर 1 पे सबसे ज़्यादा जीन थे और क्रोमोसोम नंबर Y पे सबसे कम जीन थे। ये आपको समझ में आ गया। तो लास्ट, क्योंकि देखिए ये 2003 में ख़त्म होने वाला था लेकिन ये 3 साल डिले हो गया ड्यू टू दिस क्रोमोसोम नंबर 1। ओके, तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा आपको जो है मेथडोलॉजी और ये सारी चीज़ें। अब देखिए आफ्टर जो आफ्टर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो पूरा का पूरा जीनोम की सीक्वेंसिंग हुई तो उसके क्या क्या सैलिएंट फीचर समझ में आए। सैलिएंट फीचर ये था, पहली चीज़ अप्रोक्सीमेटली 3 बिलियन बेसिस जो बताया गया था
वो ठीक है, ये तो पता ही है, उसकी सीक्वेंसिंग हुई। ओके, चलिए एक एवरेज जीन की जो लंबाई है वो 30,000 या सॉरी नहीं, एस्टिमेटेड जीन की बात करें तो एस्टिमेटेड जीन कितने हुए? 30,000। मतलब पूरा का पूरा जो जीन था 30,000 जीन की सीक्वेंसिंग की गई। कितने जीन की? 30,000 जीन की सीक्वेंसिंग हुई। ओके, यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई है। नेक्स्ट, ठीक है, थोड़ा सा मतलब कुछ इशू है, इसकी वजह से बार बार मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ आप लोगों को, तो यहाँ आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी, ये समझिएगा। तो देखिए, इतने बिलियन बेसेस या न्यूक्लियोटाइड की डिस्कवरी हुई, सीक्वेंसिंग हुई। एस्टिमेटेड जीन जो है वो 30,000 के आसपास थे टोटल, जिसमें से 50% जो फंक्शन है, जीन का फंक्शन है, वो अननोन है। 50% पता ही नहीं। और इसमें से 2% ही केवल कोडिंग है। 2% ही क्या है? केवल कोडिंग। मतलब कोडिंग कितना है? बस 2% है। ठीक है, एक एवरेज जीन जो है, एवरेज जीन की लंबाई 3000 बेस है। एक एवरेज जीन की लंबाई 3000 बेस है, लेकिन सबसे लार्जेस्ट जीन है, एक लार्जेस्ट जीन जिसका नाम है डिस्ट्रोफिन। ये एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। इसमें 2.4 मिलियन बेसेस हैं। ठीक है, 2.4 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स हैं। बात समझ में आ रही है? एवरेज जीन 3000 बेस पेयर के आसपास है, बेसिस के आसपास है, लेकिन सबसे बड़ा जीन डिस्कवर किया गया डिस्ट्रोफिन, और डिस्ट्रोफिन एक्स क्रोमोसोम पे। अब इतना समझ लीजिए, 3 बिलियन बेसिस के आसपास, न्यूक्लियोटाइड के आसपास की सीक्वेंसिंग हुई। एस्टिमेटेड जीन 30,000 के आसपास है, पूरा जीन टोटल। 50% का फंक्शन अननोन है, 2% ही बस कोडिंग है। अब आप सोच रहे कि जो नॉन कोडिंग पार्ट है वो कितना बड़ा जो है वो पार्ट बनाता है हमारे जीनोम का। ठीक है, एवरेज जीन 3000, लार्जेस्ट जीन के बारे में बोले। क्रोमोसोम नंबर 1 पे सबसे ज़्यादा जीन है और क्रोमोसोम नंबर Y पे सबसे कम जीन है। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो नॉन कोडिंग या रिपीटेटिव सीक्वेंसेस हैं, रिपीटेटिव सीक्वेंसेस बहुत ही लार्ज नंबर में है। अब रिपीटेटिव सीक्वेंसेस का ये कोई कोडिंग फंक्शन तो नहीं है, इनका कोडिंग फंक्शन नहीं है, नो कोडिंग फंक्शन, लेकिन ये हमारे इवोल्यूशन, क्रोमोसोमल एस्टिमेशन, ठीक है ना, इस पे बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। मतलब इवोल्यूशन हो गया, क्रोमोसोमल एस्टिमेशन हो गया, उस पे बहुत, तो रिपीटेटिव सीक्वेंसेस बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं हमारे इवोल्यूशन और क्रोमोसोमल एस्टिमेशन पे। इनका कोई कोडिंग फंक्शन नहीं। और लास्ट ये है कि हमारे के पूरे जीनोम में ऐसा 1.4 मिलियन लोकेशन है, 1.4 मिलियन लोकेशन है जहाँ पे सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म होता है, जिसको हम SNPs भी कहते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है कि एक जगह केवल एक न्यूक्लियोटाइड में चेंज होना। ठीक है, अब आपको ये डेटा, सबसे बड़ा जीन में 2.4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, 2.4 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स हैं। सबसे जो मतलब 1.4 मिलियन लोकेशन पे SNP होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके सारे आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, आपको इसके बारे में पता करना है, इसके गोल के बारे में, नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, फिर मेथडोलॉजी, कौन सा वेक्टर यूज़ हुआ, कौन सा सिक्वेंसर यूज़ हुआ, और इसके सैलिएंट फीचर क्या है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, लेकिन क्वेश्चन आएगा ज़रूर, क्वेश्चन आना तय है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं आता है। ठीक है, अब लास्ट हम लोग पढ़ लेते हैं DNA फिंगर प्रिंटिंग। DNA फिंगर प्रिंटिंग क्या है, इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं। DNA फिंगर प्रिंटिंग को समझने के लिए बस आपको 2-3 चीज़ें समझनी है। आपको पता है कि 99.9% किसी हर एक इंडिविजुअल में 99.9
परसेंट जो जीनोम है वो क्या होता है, सेम होता है। केवल 0.1% का डिफरेंस आता है, ठीक है ना। 99.9% सिमिलर होते हैं, केवल 0.1% डिफरेंस आता है। तो अगर हमें क्या करना है पूरी इस फिंगरप्रिंटिंग, अब फिंगरप्रिंटिंग क्यों किया जाता है आपको पता है, पैटर्निटी केस को सॉल्व करने के लिए, रेप केस को सॉल्व करने के लिए, मर्डर केस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। वहाँ पे आप क्या करते हो, ये सारी चीज़ें हम अभी आपको बताएंगे। ओके, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में अगर हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की पूरी प्रोसेस अगर मैं बता दूं तो देखिए उसमें क्या है कि आपने किसी भी क्राइम सीन्स या कहीं से भी आपने एक सैंपल लिया, चाहे वो ब्लड हो, चाहे वो हेयर फॉलिकल्स हो, चाहे वो स्पर्म हो, ठीक है ना। तो चाहे वो सिगरेट हो, सिगरेट में भी वो म्यूकस वगैरह से लगा रहता है, उसमें भी डीएनए होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जो है क्राइम सीन से डीएनए कलेक्ट किया। फिर आपने क्या किया, आपने किया ये कि डीएनए को डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन पे आपने सेपरेट किया, तो हमें डीएनए के 2 ऐसे पीक मिलते हैं, ठीक है। एक बल्क पीक मिलेगा, एक छोटा सा पीक मिलेगा। ये जो बल्क है वो 99.9% वाला है, जो सब में समान होता है, इसको हम कहते हैं बल्क। और ये जो छोटा वाला है ना, इसको हम सैटेलाइट डीएनए कहते हैं, इसको बल्क डीएनए कहते हैं। और ये 0.1% वाला होता है, इसको हम सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। या फिर इसी को हम इसमें रिपीटेटिव सीक्वेंसेस पाए जाते हैं। रिपीटेटिव सीक्वेंसेस क्या होते हैं, कोई भी सीक्वेंस का बार बार रिपीट होना, जैसे ATCG हो गया, ठीक है। ये मेरे में हो सकता है 4 बार रिपीट हो, आप में 6 बार रिपीट हो, किसी में 10 बार रिपीट हो। तो रिपीटेटिव सीक्वेंसेस सब में अलग अलग होते हैं, हर एक क्रोमोसोम में अलग अलग होते हैं, हर एक इंसान में अलग अलग होते हैं रिपीटेटिव सीक्वेंसेस। तो 99% सब में सेम होता है, केवल 0.1% डिफरेंस होता है, उसको हम सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। और यही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में रोल प्ले करता है। सैटेलाइट डीएनए देखिए 2 तरीके के होते हैं, एक होता है मिनी सैटेलाइट, ठीक है ना, मिनी सैटेलाइट, और दूसरा होता है माइक्रो सैटेलाइट। मिनी मतलब काफ़ी, इसमें अगर आप नंबर ऑफ जो बेसेस हैं और जो रिपीटेटिव सीक्वेंस की लेंथ है उसके नंबर ऑफ रिपीट के बेसिस पे इसको हम 2 बार जो है 2 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, एक मिनी हो गया, एक माइक्रो हो गया। मिनी सैटेलाइट का एक एग्जांपल है VNTR। VNTR मतलब वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट, इसको नाम दिया गया वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट। और इसका जो लेंथ है, ये मिनी याद रखना, मिनी N आ रहा है ना, माइक्रो नहीं N, मिनी N, VNTR इज द एग्जाम्पल ऑफ मिनी सैटेलाइट। जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं मैं वो बता दे रही हूँ। इसकी जो लेंथ होती है 0.1 किलो बेस पेयर से लेके 20 किलो बेस पेयर तक होती है, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। केवल आइडेंटिकल ट्विंस को छोड़ के बाकी सबके डीएनए में 0.1% फर्क होता है, आइडेंटिकल डीएनए में नहीं होगा, ठीक है ना। अब क्या होता है, अब देखिए मान लीजिए आपको क्या करना है, आपको करना ये है, मेरी बात को ध्यान से समझना है, आपको करना ये है कि आपके पास जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के स्टेप जान लेते हैं हम लोग, ठीक है। या मैं अभी इसको पूरा एक एग्जांपल से बता दूं। मान लीजिए कि किसी का मर्डर हो गया है, ठीक है, क्राइम सीन से आपको एक क्या मिला, ब्लड सैंपल मिला, ठीक है ना, ब्लड मिला, और आपने उस ब्लड को कलेक्ट कर लिया। अब उस ब्लड से डीएनए निकाला, उसको पीसीआर से उसके नंबर को एम्पलीफाई कर लिया, ठीक है। अब क्या किया, अब मान लीजिए ABC 3 सस्पेक्ट है, माली, नौकर और उसकी पत्नी जो भी है, ठीक है ना, 3 आपको सस्पेक्ट मिले। अब इन तीनों के भी आपने डीएनए ले लिए, ओके, सैंपल ले लिए। अब क्या किया, आपके पास ये जो है अननोन जो क्राइम सीन से मिला, उसको क्या करेंगे हम लोग, तो फिंगरप्रिंटिंग के जो हम कहेंगे फादर थे एलेक्स ज़ैफरी थे, आपको ये पता होना चाहिए, एलेक्स ज़ैफरी। और स्टेप में पहले क्या होता है, हम सबसे पहले करते हैं डीएनए का आइसोलेशन। तो सबसे पहले हमने क्या किया, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। दूसरी चीज़ हमने क्या की, डाइजेशन विद रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है ना। तीसरी चीज़ हमने की, इसको सेपरेट कर दिया, सेपरेशन ऑन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पढ़ाया मैंने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है ना, इलेक्ट्रोफोरेसिस
चौथी चीज़ हमने क्या करी, हमने इस पे डाला एल्कली डाल के इसको सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट कर दिया, सिंगल स्ट्रैंडेड में बनाया सोडियम हाइड्रोक्साइड या कोई एल्कली डाला, सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया। फिर पांचवी चीज़ है ब्लॉटिंग करना। ब्लॉटिंग का मतलब है जेल से इसको हम नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे, नायलॉन पेपर पे लेके जाएंगे, नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे लेके जाएंगे, नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे। फिर इसके बाद हम इसको छठवां सातवां क्या करेंगे, छठवां करेंगे हम इसकी ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी से हम यहाँ पे नहीं इसका हम कराएंगे, छठवां कराएंगे हम इसका बाइंडिंग विद हाइब्रिडाइजेशन विद प्रोब का यूज़ कराएंगे। और सातवां हम कराएंगे इसको ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी, कंफ्यूज नहीं होना, मैं एक एक स्टेप समझा दे रही हूँ क्या क्या किया है मैंने, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, हमने क्राइम सीन से जो ब्लड सैंपल लिया उसको हमने वहाँ से डीएनए आइसोलेट कर लिया, डीएनए के नंबर को पीसीआर से बढ़ा दिया। अब डीएनए को हमने डाइजेस्ट करा दिया, इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे चला दिया तो इसके बैंड सेपरेट हो गए, ठीक है। फिर हमने इसमें एल्कली डाल दिया, बात समझ में आ रही है। जब हमने एल्कली डाला तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। एल्कली क्या करता है, सिंगल। अब हमने क्या किया, हमने किया ये, ध्यान समझना इस बात को, बहुत आसान है। हमने इस पूरे के पूरे जेल पे एक नाइट्रोसेलुलोज पेपर लगा दिया ऐसे, साथ साथ इन तीनों का भी कर रहे हैं, जो हम इसके साथ कर रहे हैं, जो अननोन है, जो ब्लड सैंपल में हमारा डीएनए है, इन तीनों के साथ, इन तीनों का भी वही चीज़ कर रहे हैं जो डीएनए लिया हमने। अब हमने ये ब्लॉटिंग का मतलब ये होता है कि आपने नाइट्रोसेलुलोज, उस जेल के ऊपर नाइट्रोसेलुलोज पेपर डाल दिया और नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे पूरे डीएनए ऐसे चढ़ जाते हैं कैपिलरी रिएक्शन के थ्रू। अब डीएनए के बैंड वहाँ आ गए, सब सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में है ना भाई। अब आप क्या करो, उसको जो आपके पास पहले से बना प्रोब है, या फिर आप मैं एक सिंपल टेक्निक बताती हूँ, आप क्या करो, ठीक है, आप करो ये कि आपने इन तीनों का कराया है, ठीक है, इन तीनों का भी आपने सेम वही प्रोसेस करा है। आप क्या करो कि इसकी 3 कॉपी बना लो, इसकी 3 कॉपी बना लो। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रही हूँ, मतलब सेम डीएनए का जो अननोन है उसकी 3 कॉपी बनाओ ताकि इन तीनों को अलग अलग चेक कर सको। अब क्या करोगे, इन तीनों का भी हमने किया है, अब एक एक कॉपी एक एक पे चिपकाते जाओ। आप बताओ कि जिसका डीएनए होगा वो जाके उससे कॉम्प्लीमेंट्री बाइंड कर लेगा। बात समझ में आ रही है, वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होंगे उनके, क्योंकि देखिए इसका जो ये होगा सेम उसके पास होगा, तो इसका 5 प्राइम वाला 5 to 3 वाला इसके 3 to 5, मतलब मैचिंग करा लो और उसको ऑटो रेडियोग्राफी में चेक कर लो। तो यही है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, कुछ भी नहीं है, एकदम बिल्कुल सिंपल सा, सादा सा, सरल सा है। आइसोलेशन कराया, डाइजेशन कराया, ठीक है ना, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे सेपरेट किया, उसको सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, ब्लॉटिंग कराया, ठीक है, मैचिंग कराया और ऑटो रेडियोग्राफी में देखा। दिस इज़ ऑल अबाउट द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो अब हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अगले लेक्चर में हम लोग इवोल्यूशन पढ़ेंगे, एक ही लेक्चर में इवोल्यूशन को ख़त्म करेंगे। तो ये बहुत ही बड़ा सा चैप्टर था, मेरी हालत ख़राब हो गई बोलते 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 बोलते, मैं कंटिन्यूअस बोल ही रही हूँ, बट नाउ इट इज़ डन। ओके, तो चलिए